हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख करके आज आप जान ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस को लेकर के है। पहले से जो वीडियो पढ़ रहे हैं वो भी जीएस को ही लेकर के हैं, लेकिन जैसा कि टीजीटी पीजीटी में जगह है मतलब कि आ चुकी हैं, तो वो उनके लिए भी स्पेशली चल रहा है। लेकिन बीच बीच में मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं वो जीएस को लेकर के आ रहे हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के एग्जाम में। ठीक है, तो वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुएज नहर या सुएज कैनाल, है ना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। ओके, मैं बस केवल एक ही ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा देखें, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और नोट डाउन जरूर करें और फिगर बनाना जरूर सीखें, मैप। तो सुएज नहर का पहले आप जान लीजिए कहां पर है एग्जैक्टली। थोड़ा ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो समझना क्या है, जैसा कि आप ये एक छोटा सा मैप देख रहे हो, इसमें मैंने अफ्रीका बना रखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका। तो अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग में देश पड़ता है, देश का नाम है इजिप्ट। इजिप्ट पड़ता है, जिसकी राजधानी है कायरो। क्या है, कायरो। और इसी कायरो के ही अंतर्गत आती है ये सुएज कैनाल, जो कि इतने ही भाग में है, केवल इतने ही भाग में है। तो थोड़ा ये इसको मैंने थोड़ा मतलब कि जूम मोड में बना रखा है, तो आप लोग को समझाने के लिए। तो केवल इतने भाग में आता है, बाकी ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है लाल सागर। ठीक है, लाल सागर है। और ये है आपका, यहाँ पर ये पूरा ये शुरू होता है, एशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, एशिया शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपका अरब सागर पड़ता है, यहाँ पड़ता है आपका पारस की खाड़ी पड़ता है। ठीक है, पारस की खाड़ी पड़ती है। और इस भाग में भूमध्य सागर पड़ता है, ये अटलांटिक महासागर है ना। तो ये मैं इस यहाँ मैप के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है सुएज नहर। ठीक है, और सुएज कैनाल, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं। फर्डिनेंड डी लेसेप्स, ये फ्रांस का था। इसके द्वारा 1858 में सुएज नहर कंपनी या सुएज कैनाल कंपनी का निर्माण किया जाता है। क्यों, रीजन क्या है समझिए। रीजन ये है कि जो पहले फ्रांस से, ब्रिटेन से जो पानी के जहाज आया करते थे, तो पहले उनको पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाना पड़ता था इस तरीके से। उसके बाद ही ये पूर्वी देशों में पहुंचते थे, जैसे भारत ले लो या अरब देशों में ले लो या इंडोनेशिया वगैरह ले लो। तो इस तरीके से जहाज जहां जाते थे, समय लगता था और ईंधन, पैसा सब बहुत ज्यादा खर्च होता था। तो इसी पर रोक लगाने के लिए तो इसने दिमाग लगाया कि क्यों ना भूमध्य सागर से, यहाँ से जिब्राल्टर होते हुए भूमध्य सागर वाले एरिया में हम एंट्री करें, और यहाँ से जो भूभाग है थोड़ा सा इसको काट दें, और रेड सी और भूमध्य सागर को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमारा काम हो सकता है और ये दूरी कम हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने के लिए सुएज कैनाल का निर्माण हुआ। और अब जो शिप होते हैं वो यहीं से बीच से होकर के निकल आते हैं, और कम समय कम पूंजी में काम हो जाता है। अब देखेंगे इसके बाद ये नहर, देखिए बात क्या है, ये नहर जो बन करके तैयार हुई ये 1858 में बनी थी। ठीक है, तो 1858 से बननी शुरू हुई थी नहर वाली, और 1869 में जाकर के तैयार हो गई। आपको याद ऐसे करना है कि महात्मा गांधी का भी जन्म इसी वर्ष, या मतलब इसी वर्ष में हुआ है, 1869 में, बस याद हो जाएगा आप लोग को। तो 1869 में सुएज कैनाल स्टार्ट हुई। 1888 में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई। अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य यह था कि जो युद्ध काल में या शांति काल में इस नहर का प्रयोग जो है सारे देश, विश्व भर के और स्पेशली यूरोप के देश या ये देश जो है ही, या इस यहाँ के जो देश हैं, जैसे इजराइल पड़ता है, जॉर्डन पड़ता है, ये सारे देश इस नहर का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये संधि हुई थी कौन सी, 1888 वाली। लेकिन 1904 में जब आएंगे तो ब्रिटेन क्या करता है, इस संधि का उल्लंघन करता है और इस भाग में अपनी सेना लगा देता है और जबरन कब्जा करना चाहता है। किस पर, सुएज कैनाल पर, एक अंतरराष्ट्रीय नहर पर, है ना, जहां से आवागमन हो रहा था। अंत में क्या होता है कि इन सब बातों से उब करके 1956 में मिस्र के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। मिस्र के द्वारा
ये नहर पूरी तरीके से मिस्र के कंट्रोल में आती है। ये जो यहाँ वाला भाग है और जो थोड़ा यहाँ वाला भी भाग है, ये सब मिस्र के अंतर्गत आता है। तो 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अब इसके विरोध में फ्रांस, ओके, ब्रिटेन, इजराइल, ये सारे देश एक हो जाते हैं और इजिप्ट पर अटैक कर देते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो देश है, ये सब आपस में सहमति बनाते हैं कि नहीं, युद्ध नहीं कर सकते हैं, गलत बात है। तो युद्ध को रोक दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हैमरशोल्ड का। हैमरशोल्ड जो हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय के क्या थे, महासचिव थे। तो भी उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय शांति सेना, है ना, पीस आर्मी को यहाँ पर व्यवस्था में लगा दिया गया। इस प्रकार से ये मुद्दा शांत हो गया और इसी मुद्दे को और इसी युद्ध काल को हम कहते हैं स्वेज संकट या स्वेज क्राइसिस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। तो आप लोग को ये जरूर नोट डाउन करना है। आप थोड़ा जानते हैं कि इस नहर की लंबाई कितनी है। ओके, इस नहर की लंबाई है 193.3 किलोमीटर, 193.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। कहां से कहां, यहां से यहां तक, जहां शुरू हुआ है यहां पर खत्म हुआ, क्योंकि यहां पर रेड सी शुरू होता है, रेड सी शुरू होता है इस भाग में। तो रेड सी नहीं जोड़ेंगे, केवल इतना ही वाला हिस्सा जोड़ेंगे। ठीक, तो 193। अब इस कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो है पोर्ट सईद मतलब बंदरगाह। ये तो मेडिटेरियन सी है, यहीं से शिप आते हैं और यहीं से इनकी एंट्री होती है इस भाग में। यहां पर है पोर्ट सईद, यहीं से शिप अंदर की ओर आते हैं या यहां से भी जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कोई पूछे तो बताएंगे पोर्ट सईद। एक्सक्यूज मी। इसके बाद जो एंड पॉइंट है इसका, वो है कहलाता है यहाँ पर स्वेज। इसके बाद ये नहर यहाँ पर खत्म होती है, एग्जैक्टली यहाँ खत्म होती है। उसके बाद ये शुरू होता है रेड सी शुरू होता है और आगे शिप आगे की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत जानते हैं, इस नहर के बीच में पड़ता है ग्रेट बीटर लेक। क्या पड़ता है, ग्रेट बीटर लेक पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, इसके बाद जैसे कि हम थोड़ा और चीजें बता देते हैं कि इस नहर को पार करने में एक शिप को लगभग 12 घंटे का समय लगता है और एक बार में एक ही शिप को यहां से पास किया जाता है, निकाला जाता है। और एक शिप की जो स्पीड रखी गई है यहाँ पर, वो है 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ज्यादा तेज चलाएंगे तो भी नुकसान हो सकता है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा ये आज का। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनता है कि स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो एक है भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन सी कहते हैं, और दूसरा क्या है, रेड सी या लाल सागर। इसको आपस में जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। किन दो महाद्वीपों के बीच में, अफ्रीका, और स्पेशली तो ये अफ्रीका में ही आता है, इजिप्ट के ही अंतर्गत आता है ना। उसके पड़ोस में है एशिया महाद्वीप। ठीक, एशिया महाद्वीप इस भाग में है। तो आप लोगों ने आज ये देखा। ओके, तो आशा करता हूं आप लोग इस पूरे मैप को इसी तरीके से बना लेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। ये आप ही लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या याद रखना है, कब बनी, किस कंपनी के द्वारा, इसकी लंबाई बहुत पूछी जाती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये किन दो सागरों को जोड़ती है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये किन दो सागरों को जोड़ती है। तो पहला क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। दूसरा क्या है, रेड सी या लाल सागर। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, स्वेज कैनाल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।